हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट किया था। प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करने के साथ मैंने ये भी बता दिया था कि नेक्स्ट क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको भी हम उतने ही इंटरेस्ट के साथ कवर करेंगे जितने कि हम पिछले टॉपिक्स कवर करते आए हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। बगैर उनके आपको रेशियो या प्रोपोर्शन को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली रेशियो के रिगार्डिंग बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास भी रेशियो पर रहेगी, उसके बाद हम प्रोपोर्शन एंड देन पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह से क्लासेस चलेंगी। तो जानते हैं रेशियो के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जानिए रेशियो क्या होता है। रेशियो हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज विद सेम यूनिट। तो देखिए दोस्तों, रेशो का हम यूज करते हैं दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए, लेकिन साथ के साथ क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी उनको मापने की इकाई समान होनी चाहिए। और देखिए, रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। जैसे कि दो क्वांटिटी ए और बी का रेशियो निकालना है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, बी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बी जीरो हो जाएगा तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो कि डिफाइन नहीं है। अब देखिए, सेम यूनिट का मतलब क्या है। अब देखिए, अगर मैं कंपैरिजन करने लग जाऊं 30 केजी की 20 लीटर के साथ, तो देखिए ये रेशियो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए केजी किसकी यूनिट है, मास की यानी द्रव्यमान की, और लीटर यूनिट है वॉल्यूम यानी आयतन की। तो हम आयतन को द्रव्यमान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आयतन को केवल आयतन के साथ और मास को मास के साथ कंपेयर किया जा सकता है। ये मतलब है सेम यूनिट का। अब देखिए, प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। जब दो रेशियो बराबर हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। जैसे ए अपॉन बी, ये कोई रेशियो है, ये अगर सी अपॉन डी के बराबर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, ये नंबर किस में है, प्रोपोर्शन में। और देखिए, प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं समानुपात। तो देखिए, दो रेशियो को हम कैसे लिखेंगे इस फॉर्मेट में, ए रेशियो बी, हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल है किसके, सी रेशियो डी के। इसको इस तरह से लिखा जाएगा। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जानेंगे बेसिक टर्म्स रेशियो से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं रेशियो से रिलेटेड। सबसे पहली टर्म है सिंपल रेशियो। देखिए, सिंपल रेशियो क्या होता है, जब दो क्वांटिटीज को हम इस तरह से कंपेयर करें कि उनका HCF 1 आए, यानी उसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे, तो हम क्या कहेंगे, वो दो नंबर किस में है, सिंपल रेशियो में है। तो हम यहाँ के कह देंगे HCF क्या होना चाहिए, 1। जैसे कि दो नंबर हमें कंपेयर करने हैं, ए और बी। ये सपोज करते हैं हम कितने हैं, 25 और 30। और देखिए, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, यानी इन दोनों का HCF क्या है। अगर हम दोनों को 5 से डिवाइड कर दें तो ये कितना बच जाएगा, 5:6। अभी जो 5:6 आया है, ये क्या है, सिंपल रेशियो है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। या मैं क्या कह सकता हूँ, इन दोनों का HCF कितना है, 1। सिंपल रेशियो का ये मतलब होता है। अब देखिए, नेक्स्ट टर्म है कंपाउंड रेशियो। चलिए जानते हैं कंपाउंड रेशियो क्या होता है। सपोज कीजिए ये दो रेशियो इस तरह से हैं, ए रेशियो बी और एक रेशियो है सी रेशियो डी। और देखिए, इनका कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी को डी के साथ। इन दोनों के प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, कंपाउंड रेशियो। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए सी रेशियो बी डी। ये क्या है, इन दोनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो। अब देखिए, अगर तीन रेशियो का कंपाउंड रेशियो निकालना हो, सपोज कीजिए इस तरह से दिए हुए। अब देखिए, इन तीन रेशियो का कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा, ए को सी के साथ, सी को ई के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी ई रेशियो
बी का डी के साथ और बी डी का एफ के साथ प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा बी डी एफ। ये निकल के आ जाएगा इन तीन रेशियो का कंपाउंड रेशियो। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं डुप्लीकेट रेशियो। अब देखिए डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। ये होता है रेशियो ऑफ स्क्वायर्स, यानी दो नंबर के स्क्वायर यानी वर्ग का अनुपात, या फिर मैं इसी को क्या कह सकता हूं, कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो ऑफ टू इक्वल रेशियोज, या तो मैं इसको कहूंगा वर्ग का अनुपात या फिर दो इक्वल रेशियो का कंपाउंड रेशियो। जैसे कि मैं क्या कह सकता हूं, ये ए रेशियो बी एक रेशियो है और दूसरा रेशियो है ए रेशियो बी। ये दोनों रेशियो क्या है, बराबर। अब देखिए अगर मैं इनको कंपाउंड रेशियो निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, ए को ए के साथ बी को बी के साथ, तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। यही क्या हो गया, ए और बी का वर्ग, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स या फिर कंपाउंड रेशियो ऑफ टू इक्वल रेशियो। इस तरह से आप डुप्लीकेट रेशियो को समझ सकते हो। अब देखिए इधर स्पेस नहीं है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट टर्म है सब डुप्लीकेट रेशियो। देखिए सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है, दो या दो से ज्यादा नंबर्स के स्क्वायर रूट का अनुपात, या हम क्या कहेंगे, वर्गमूल का अनुपात। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ बी, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और देखिए थर्ड टर्म है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होती है, दो नंबर्स के क्यूब का रेशियो, यानी ए और बी अगर दो नंबर है तो इनका मैं ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। या इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, ए रेशियो बी क्या है, इनका तीन इक्वल रेशियो का कंपाउंड रेशियो मैं क्या कह सकता हूँ, ए रेशियो बी, नेक्स्ट ए रेशियो बी एंड ए रेशियो बी। और देखिए ये तीनों रेशियो क्या है, बराबर। अब अगर मैं इनका कंपाउंड रेशियो निकालूं तो कैसे निकालूंगा, इसे को पहले इसके साथ फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब। ऐसे ही बी का बी के साथ और इस बी का इसके साथ, ये क्या हो जाएगा बी क्यूब। ये क्या बन गया, ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब देखिए नेक्स्ट टर्म होती है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। ये क्या था, दो रेशियो का, दो नंबर्स का क्यूब का रेशियो। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, क्यूब रूट्स का रेशियो। यानी मैं अगर दो नंबर ए और बी का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालू तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए लास्ट टर्म में इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो या इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो। इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती अनुपात। और देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए दो नंबर हैं ए और बी, अगर इनका रेशियो क्या है, ए रेशियो बी, तो इनका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, इन नंबर्स का हम इनवर्स निकाल लेंगे। यानी वन अपॉन ए रेशियो वन अपॉन बी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ए और बी का एलसीएम लें या दोनों तरफ ए बी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, बी रेशियो ए। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, ए रेशियो बी का रेसिप्रोकल या इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, बी रेशियो ए। इस तरह से जितनी भी ये टर्म्स थी रेशियो के साथ जुड़ी हुई या खत्म होती हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इन पे बेस्ड करेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों एक बहुत खूबसूरत से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, दो नंबर ए और बी का रेशियो दिया है 1/2 अनुपात 3/8। बी और सी का अनुपात दिया है 1/3 अनुपात 5/9। और सी और डी का अनुपात दिया है 5/6 अनुपात 3/4।
तो आपको बताना है ए बी सी और डी का आपस में क्या अनुपात होगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना है कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये जो रेशो दिए हुए हैं इनका हम सिंपल रेशो निकालेंगे। और देखिए, सिंपल रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को, इनके जो डिनोमिनेटर में नंबर है 2 और 8 है, इधर 3 9 है, इधर 6 4 है, इनका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। और देखिए 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 8। फिर हम इस एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल रेशियो। और देखिए, अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को, तो ये कितना हो जाएगा, 4। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 3। यानी ए और बी का रेशियो क्या है, 4:3। अब देखिए, अगर मैं इधर देखूं, 3 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 9। यानी 9 से इसको गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, 3:5। ऐसे ही इधर देखिए, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। 12 से अगर गुणा करें, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, तो ये 10। इतना कितना इधर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, और 3 गुना 3 9, यानी 10:9। इस तरह से ए और बी का, बी और सी का, सी और डी का ये सिंपल रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, ए बी सी और डी का आपस में रेशियो। अब देखिए बात है ध्यान से समझने की। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है ए और बी का रेशियो, 4:3 है। अब देखिए, सेकंड क्या दिया है, बी और सी का, 3:5। चलिए इसको लिख लेते हैं, बी अगर 3 है तो सी कितना है, 5। अब देखिए, नेक्स्ट क्या दिया है, सी और डी का रेशियो 10:9 है। यानी सी अगर 10 है तो डी कितना है, 9। अब देखिए, यहाँ पे सी की दो वैल्यू हो गई, इधर 5 इधर 10। एक ही टाइम पे एक ही चीज की दो वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसको हम 10 बना लेते हैं। ये 2 से गुणा कर दिया हमने। और देखिए, बी सी तो 10 हो गया, लेकिन बी के साथ उल्टा हो गया, बी इधर 6 हो गया, इधर 3 है, तो इसको भी हम 6 बनाने के लिए 2 से गुणा कर लेते हैं। अब देखिए, ये इक्वेशन क्या हो गई, बहुत सिंपल सी। अब अगर हम रेशियो निकालें तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 8:6:10:9। यानी ए बी सी और डी का रेशियो क्या है, 8:6:10:9, जो कि किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। एक ही ऑप्शन है जिसमें रेशियो दिया है। इस तरह से हम कह सकते हैं ए बी सी और डी का जो रेशियो है वो कितना है, 8:6:10:9। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। मैं समझ के चलता हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या दिया है, पी क्यू और आर का अनुपात दे रखा है, 1:2:4। तो आपको इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है, ये किसके बराबर होगा। अब देखिए, अगर मैं मान लूं पी 1x है, यानी x है, और q कितना है, 2x, और r कितना है, 4x। तो इस तरह से रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2:4। और देखिए, इस इक्वेशन में पी क्यू आर की हम वैल्यू अगर पुट करें तो देखिए कितना हो जाएगा, p की जगह हम रख देते हैं x, तो 5x² प्लस q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, 4x² प्लस r का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 16x²। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5 + 4 9, 9 और 16 25, 25x²। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 5x। इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 5x। अब देखिए, ऑप्शन में x कहीं भी नहीं दिख रहा, x को हमने क्या माना था, p, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5p के बराबर। तो बहुत आसानी से कह सकते हो इस इक्वेशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 5p के, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हम लोगों ने कर भी लिया। मैं सोच के चलूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बताइए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या बताना है आपको, ये 3 रेशियो दिए हैं, पहले आपको इनका इन्वर्स रेशियो निकालना है, और फिर उस इन्वर्स रेशियो का आपको कंपाउंड रेशियो बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इनका इन्वर्स रेशियो निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 1/x रेशियो 1/yz। और देखिए, सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, 1/y रेशियो 1/zx। तीसरे का क्या हो जाएगा, 1/z रेशियो 1/xy। तो देखिए, ये हमने क्या निकाल लिया, इनवर्स रेशियो। मैं इधर लिख भी देता हूँ, ये हमने इनवर्स रेशियो निकाल लिया। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, इन इनवर्स रेशियो को आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो कंपाउंड रेशियो के लिए हम क्या करते थे, पहली वाली जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/x को 1/y से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/z से। तो क्या हो जाएगा, 1/x मल्टीप्लाई 1/y,
1/z। ये देखिए किसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इनका अनुपात निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/yz मल्टीप्लाई 1/zx मल्टीप्लाई 1/xy। ये क्या निकल के आ जाएगा कंपाउंड रेशो। अब देखिए x से ये x कैंसिल हो जाएगा, इस y से ये y कैंसिल आउट हो जाएगा और इस z से ये z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए इधर से क्या बचेगा 1/1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 1/x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। और देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें यानी इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा x y z रेशियो 1। ये निकल के आ गया सिंपल रेशियो। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसने एक टाइम पे दो चीज़ें पूछ ली, पहले इन्वर्स रेशियो फिर उसका इन्वर्स का कंपाउंड रेशियो। इसी क्वेश्चन को कराने के लिए मैंने आपको बेसिक टर्म्स बताए थे। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया है इस क्वेश्चन में। एक बक्से के अंदर 180 रुपए हैं जिसके अंदर की 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के किस अनुपात में हैं 2:3:4। तो आपको बताना है इस बक्से के अंदर 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब देखिए ये रेशो दिया है 1 रुपए के 2 सिक्के 50 पैसे के 3 सिक्के और 25 पैसे के 4 सिक्के। हम इस रेशियो को एज इट इज मान लेते हैं, यानी 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 1 रुपए का एक सिक्का 1 के बराबर, तो 2 सिक्के कितने के बराबर हो जाएंगे 2 रुपए के। और देखिए मान लेते हैं 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, एक सिक्का किसके बराबर होता है आधे रुपए के बराबर, तो 3 सिक्के के लिए क्या हो जाएगा 3 गुणा 1/2 प्लस हमें मान लेता हूँ 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 4 सिक्के को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 25 पैसे किसके बराबर होते हैं 1/4 के, ये हो जाएंगे उस बक्से के अंदर टोटल रुपए जो कि किसके बराबर दिए हुए हैं 180 के बराबर। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 4 पे एक बार, देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 यानी कितना हो गया 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1.5 4.5, यानी 4.5 की वैल्यू कितनी दी हुई है 180। अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो ये कितनी हो जाएगी 180/4.5। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 40। हमसे किसके सिक्के पूछे हैं 50 पैसे के, जो कि हमने कितने माने थे 3। तो मैं क्या कह सकता हूँ 3 की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 40 120, यानी उस बक्से के अंदर 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 120 सिक्के। इस तरह से आप बहुत आसानी से बता सकते हो, इजीएस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया होता 50 पैसे के सिक्कों से कितने रुपए हैं, तो रुपए कितने हो जाएंगे 120 सिक्के हैं, एक सिक्का किसके बराबर होता है आधे पैसे के बराबर, यानी 60 रुपए किसकी वजह से हैं 50 पैसे के सिक्के की वजह से, अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछा होता। हालांकि हमसे यही पूछा हुआ है, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आयु से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में क्या दिया है 4 साल पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो कितना था 2:3, और 4 साल बाद ये अनुपात क्या हो जाएगा 5:7। तो आपको बतानी है सालों में इन दोनों की वर्तमान आयु कि अभी ये दोनों कितने कितने साल के हैं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को जो करने का सबसे बेस्ट मेथड है वो है ऑप्शन चेकिंग। पहले मैं ऑप्शन चेकिंग से कराऊंगा, फिर मैं कराऊंगा डिटेल मेथड से। तो देखिए ऑप्शन चेकिंग से देखें, अभी अगर इनकी एक ही करंट एज यानी वर्तमान आयु 36 है तो 4 साल पहले कितनी रही होगी 32, और इसकी देखिए कितनी रही होगी 36। अगर इनका अनुपात निकालें तो ये कितना हो जाएगा 4 से 8 पर, 4 से 9 पे 8:9। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब देखिए ऑप्शन बी देखें तो इनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा 4 साल पहले कितने का रहा होगा 28 का, और ये कितने का रहा होगा 44 का। 4 से डिवाइड करें तो ये 7 पे और ये 11 पे, 7:11, जो कि 2:3 के बराबर नहीं है, मतलब ऑप्शन बी भी सही नहीं है। अब देखिए सी को चेक कर लेते हैं। 4 साल पहले कितने का रहा होगा 36 का, और ये 56 का है, तो 4 साल पहले कितने का रहा होगा 52 का। 4 से इसको डिवाइड कर लें तो 9 पे, और ये कितने पे जाएगा 13 पे, जो कि 2:3 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कोई ऑप्शन भी सही नहीं है। अब देखिए ऑप्शन डी को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर, यानी ए की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 36 साल, और बी की कितनी है 52 साल। ये था इस क्वेश्चन को ऑप्शन चेकिंग मेथड से करने का तरीका। अब देखिए इसको मैं कराता हूँ डिटेल मेथड से। तो देखिए डिटेल मेथड से कैसे करेंगे।
देखिए सबसे पहले दिया है 4 साल पहले का डाटा, ये कितना था 2:3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 4 साल बाद का, ये कितना हो जाएगा 5:7। अब देखिए 4 साल पहले इनकी एज का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो ये कितना था 3 - 2 1। और 4 साल बाद देखिए ये कितना हो गया, 7 में से 5 गए तो 2। और देखिए एज बेशक बढ़ेंगे लेकिन उनकी एज का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम। रेशो बदलता रहेगा लेकिन उनकी जो एज का डिफरेंस है, अंतर है, वो तो हमेशा सेम रहेगा। यानी कि ए अगर बी से 1 साल बड़ा है तो वो हमेशा 1 साल ही बड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है कुछ समय बाद वो 2 साल बड़ा हो जाएगा। तो डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। चलिए इसको 2 से गुणा कर लिया। अब देखिए इसकी एज कितनी हो गई 6 और इसकी हो गई 7, इधर 4 और ये 5, यानी दोनों तरफ से डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। अब देखिए इन दोनों की एज में जो 4 साल बाद है और 4 साल पहले उसका डिफरेंस कितना आया, 1। और देखिए 1 की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए ये है 4 साल बाद और ये थी 4 साल पहले, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 8। ये कैसे हो जाएगा समझिए, ये जैसे अभी वर्तमान में मैंने a मान ली तो ये कितनी थी a-4 और ये कितनी हो जाएगी a+4। अगर इनका डिफरेंस निकालूं a+4 - a-4 तो कितना हो जाएगा 8। तो एक की वैल्यू कितनी है 8 साल। और देखिए मैं कितने की वैल्यू निकाल लूँ 4 की, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 साल। तो देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, 4 साल पहले जो ए की उम्र थी वो कितनी थी 32 साल। अब मेरे से पूछिए वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 साल पहले की मैं 4 और जोड़ दूं तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 32 + 4, ये कितनी हो जाएगी 36 साल। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, ए की 36 साल आ गई तो बी की भी हम निकाल लेंगे। बी की कैसे निकल आएगी, देखिए 6 की वैल्यू मैं निकालूं तो 4 साल पहले की उम्र हो जाएगी, तो 6 × 8 और वर्तमान आयु निकालने के लिए 4 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 52 साल। यानी बी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 52 साल। तो इस तरह से जो सही आंसर होगा वो होगा 36 और 52, जो कि केवल ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप दोनों की उम्र निकाल सकते हो। दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वो फॉलो कीजिए। मैं पर्सनली ऑप्शन चेकिंग को फॉलो करता हूँ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बताना है वो सबसे छोटा पूर्णांक जिसे कि 6:7 के दोनों पदों में से घटाया जाए तो जो नया अनुपात आए वो किससे कम आए, 16:21 से कम आए। तो इसको समझिए, जैसे यहाँ दिया है 6/7। अब सपोज कीजिए हमने इन दोनों में से कोई एक नंबर ए घटा दिया। अब देखिए जो नए नंबर आए उनका रेशियो क्या है, 16/21 से कम है। ये इस क्वेश्चन का मतलब है 16/21 से कम होना चाहिए। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 21 × 6 126 माइनस 21a किससे कम होना चाहिए, 16 × 7 112 माइनस 16a से। ए वाली टर्म्स को हम एक तरफ और इन नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं तो ये कितना आएगा 14। किससे कम होना चाहिए 5a से, यानी मैं क्या कह सकता हूँ 14/5 ए से कम होना चाहिए। यानी मैं क्या कह सकता हूँ ए ज्यादा होना चाहिए 14/5 से। और देखिए 14/5 से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब 2 हो नहीं सकता। अब देखिए 2 से ज्यादा यहाँ पे 3 4 5 3 नंबर आ गए, तो अब हमें ये सोचना हमें सेलेक्ट किसे करना है। अब देखिए 2 से ज्यादा यहाँ 3 पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन में कहा था सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटा पूर्णांक। तो देखिए 2 से ज्यादा और इन तीनों में सबसे छोटा क्या है 3। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो मैं क्या कह सकता हूँ ए किसके बराबर है 3 के। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस तरह से बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन आसान है लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अब मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना है 8:9 और दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। साथ के साथ ये भी दिया है पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो प्रोडक्ट है, यानी पहली और तीसरी संख्या को गुणा करते हैं तो कितना आता है 2400। तो आपको बताना है जो दूसरी संख्या है वो क्या है। तो देखिए हम 3 नंबर मान लेते हैं ए बी और सी। और देखिए पहली और दूसरी का रेशो दिया है 8, इसको 8x मान लिया, दूसरी को मैंने 9x मान लिया। अब देखिए दूसरी और तीसरी का रेशो दिया है 3x और 4x।
और देखिए बी की यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, इधर 3x और ये 9x। अब इनको बराबर करने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब देखिए नंबर क्या हो गए बराबर। और देखिए हम क्या कर लेते हैं, पहली को तीसरी से गुणा कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8x गुणा 12x, ये किसके बराबर है 2400 के बराबर है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 से ये 2 पर तो ये 200, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 को डिवाइड करेंगे 8 से तो ये कितना हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 का अंडर रूट यानी 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब देखिए हमें क्या बताना है, दूसरी संख्या कितनी थी 9x। तो 9x किसके बराबर हो जाएगा 9 गुणा x की वैल्यू कितनी आई है रख देते हैं 5। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 45। तो इस तरह से कह सकते हैं जो दूसरी संख्या है वो कितनी है 45। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपसे दूसरी संख्या ना पूछकर कोई और भी संख्या पूछी होती या कुछ और पूछा होता तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दिया है, ए और बी की जो वार्षिक कमाई है उनका अनुपात 4:3 है और उनके जो खर्चे हैं उनका अनुपात 3:2 है। अगर दोनों साल में 600 रुपये बचाते हैं तो आपको बताना है ए की वार्षिक कमाई क्या होगी। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ये इधर मैंने ए मान लिया और ये बी। और देखिए सबसे पहले इनकी इनकम का यानी कमाई का रेशो दिया है। ए अगर एक साल में 4 कमाता है तो बी कितना कमाता है 3। अब देखिए सेकंड दिया है इनके एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का अनुपात, ये कितना दिया है 3:2। अब देखिए सेविंग यानी बचत क्या होती है, कमाई माइनस खर्चे, ये 1 यूनिट बचाता है और ये भी साल में कितने बचाता है 1 यूनिट। अब देखिए ये डिफरेंस क्या आ गया बराबर, इसकी भी 1 यूनिट और इसकी भी 1 यूनिट और यहाँ भी दिया हुआ है 600। तो मैं क्या कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 600 रुपये। और देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ए की इनकम जो कि हमने मानी है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 गुणा 4, ये कितना निकल के आ जाएगा 2400 रुपये। यानी ए की जो साल की कमाई है वो कितनी है 2400 रुपये, जो कि ऑप्शन डी में दी हुई है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप ए की इनकम निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन भी और सबसे हार्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, एक एग्जामिनेशन में यानी एक परीक्षा में पास होने वाले और फेल होने वाले जो विद्यार्थी थे उनका अनुपात कितना था 25:4। सेकंड कंडीशन दी है, अगर इस पेपर में 5 स्टूडेंट्स ज्यादा आए होते और 2 स्टूडेंट कम फेल हुए होते तो पास होने वाले और फेल होने वाले बच्चों का जो अनुपात हो जाता ये कितना हो जाता 22:3। तो आपको बताना है इस पेपर में कितने बच्चे अपीयर हुए थे यानी कितने बच्चों ने ये पेपर दिया था। तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे 2 से 3 लाइन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ये मान लिया मैंने पास होने वाले स्टूडेंट और ये फेल होने वाले। और देखिए मैं सपोज करता हूँ 25x पास हुए थे और फेल कितने हुए थे 4x। अब देखिए जब कोई भी बच्चा पेपर देगा या तो वो पास होगा या फेल होगा, यानी मैं क्या कह सकता हूँ उस पेपर में कितने बच्चे बैठे थे 29x। अब देखिए कंडीशन क्या दी है, अगर 5 बच्चे ज्यादा पेपर देने आए होते तो 2 बच्चे कम फेल होते, यहाँ से 2 कम कर देते हैं। अब देखिए पास होने वाले कितने बढ़ जाते 2, तो ये कम हो गए और 5 जो बच्चे पेपर देने आए वो भी पास हो गए होते तो ये हो जाता 7। क्योंकि जब कोई भी बच्चा पेपर देगा जैसा कि मैंने पहले बताया या तो फेल होगा या पास। अगर ये 2 कम फेल हुए तो इधर 2 ज्यादा पास हुए होंगे और 5 ये जो आए 7 मतलब ज्यादा और पास हो गए। अब देखिए इनका रेशो क्या दिया है 22:3। तो मैं क्या कह सकता हूँ 25x + 7 बटे 4x - 2, ये किसके बराबर दिया है 22/3 के। और देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 × 3 75x + 21, ये किसके बराबर हो जाएगा 22 चौके 88x - 22 दूनी 44। ये x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, 21 + 44 कितना हो जाएगा 65, ये किसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए 88 में से 75 गया तो कितना बचेगा 13x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 65/13, जो कि किसके बराबर हो जाएगी 5 के। तो मैं क्या कह सकता हूँ x की वैल्यू 5। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है कितने बच्चे उस पेपर में अपीयर हुए थे यानी कितने बच्चे आए थे। तो ये पेपर देने वाले बच्चे कितने थे 29x। 29 की हम क्या कर देते हैं 5 से गुणा, तो ये कितने निकल के आ जाएगा 145, यानी उस पेपर में जो बच्चे बैठे थे वो कितने थे 145। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखिए कुछ टीचर क्या कराते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बताते हैं वो बताते हैं ऑप्शन बी 150। देखिए वो गलती क्या कर देते हैं 145 तो थे ही
प्लस ये जो 5 और आ गए होते इसको भी वो जोड़ देते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ये क्या एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ये एक्चुअल नहीं है। ये तो बताया है, अगर 5 और आए होते तो ऐसा हो जाता। तो एक्चुअल जो बच्चे आए थे वो कितने थे, 145। इसीलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा 145, ना कि ऑप्शन बी 150। तो इस तरह से दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे इसी उमंग, उत्साह और जोश के साथ। तब तक के लिए आपको इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से खुद से रिवाइज करना है, वीडियो को रिपीट करके देखना है। कोई भी अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।